तो हाल ही में हमारी संसद ने महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया। जाहिर है, लैंगिक समानता की दिशा में ये एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम है। लेकिन इसमें एक पेच है, एक ऐसी शर्त जो भारत के पॉलिटिकल मैप को हमेशा के लिए बदल सकती है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे महिला आरक्षण और परिसीमन की राजनीति एक दूसरे में उलझ गई हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये एक लाइन असल में पूरे मामले की जड़ है। एक ऐसा कानून जिसकी सबने तारीफ की, लेकिन वो लागू ही नहीं हो सकता। ये एक ऐसा वादा है जो एक बॉटल में बंद है, और उसकी चाबी वो है परिसीमन के पास। तो देखिए, हमारे संविधान के दो बहुत जरूरी हिस्से हैं। एक तरफ है परिसीमन यानी फेयर रिप्रेजेंटेशन, और दूसरी तरफ है महिला आरक्षण यानी जेंडर इक्वालिटी। और अब इन दोनों को एक साथ एक ताले में जकड़ दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द लॉक्ड प्रॉमिस, या कहिए एक बंद वादा। इसमें हम समझेंगे कि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है और इसका परिसीमन से क्या लेना देना है। तो सबसे पहले ये परिसीमन या डिलिमिटेशन आखिर है क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। समय के साथ किसी इलाके की आबादी घटती बढ़ती है ना? तो परिसीमन बस लोकसभा और विधानसभा सीटों की बाउंड्री को फिर से तय करने का प्रोसेस है, ताकि हर सीट लगभग बराबर आबादी को रिप्रेजेंट करे। मतलब ये फेयर रिप्रेजेंटेशन का सबसे बेसिक टूल है। तो अब मुद्दे पर आते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो महिलाओं को 33% आरक्षण देता है, उसे लागू करने के लिए दो शर्तें लगा दी गईं। पहली, एक नई जनगणना होगी, और दूसरी, उसके बाद परिसीमन किया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो वादा तो हो गया, पर उसे लागू करने की कोई तारीख नहीं है। इसे अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। यही वो ताला है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि परिसीमन ये इतना बड़ा विवाद क्यों बन गया है? भाई, ये तो एक रूटीन प्रोसेस होना चाहिए। इसका जवाब छिपा है भारत के फ्रोजन चुनावी नक्शे में। चलिए देखते हैं कि हमारा इलेक्टोरल मैप दशकों से क्यों नहीं बदला है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1973 में 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें 543 फिक्स कर दी गई। लेकिन फिर आया साल 1976, एक बहुत बड़ा मोड़। सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया, यानी उस पर रोक लगा दी गई। और फिर 2002 में इस रोक को और आगे बढ़ाकर 2026 के बाद तक के लिए कर दिया गया। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम आज भी 50 साल पुराने जनसंख्या के आंकड़ों पर बना हुआ चुनावी नक्शा इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, 50 साल, इतने लंबे समय में हमारे लोकतंत्र में रिप्रेजेंटेशन का कितना बड़ा इम्बैलेंस पैदा हो गया होगा। अब देखिए, जब 1976 में फ्रीज लगाया गया तो उसके पीछे एक तर्क था। तर्क ये था कि जो दक्षिणी राज्य फैमिली प्लानिंग में अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें एक तरह से इनाम दिया जाए। लेकिन आज की तारीख में इसके खिलाफ जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये कि ये 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के सिद्धांत के खिलाफ है। सीधी सी बात है, इससे एक बड़ा डेमोक्रेटिक डेफिसिट पैदा हो गया है, जहां कुछ लोगों के वोट की कीमत दूसरों से ज्यादा है। और यहीं से हम इस मुद्दे के सबसे बड़े विवाद में एंट्री करते हैं, और वो है उत्तर और दक्षिण के बीच की दरार। ये सिर्फ एक भौगोलिक लाइन नहीं है, बल्कि एक गहरी डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल लाइन है। इन आंकड़ों को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। अगर आबादी के हिसाब से परिसीमन होता है, तो पॉलिटिकल पावर बहुत बड़े पैमाने पर दक्षिण से उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की सीटें बढ़ेंगी, वहीं तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों को अपनी सीटें गंवानी पड़ेंगी। और इस पूरे पॉलिटिकल झगड़े की जड़ एक बहुत ही सिंपल से डेमोग्राफिक आंकड़े में है, TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट। हुआ यह कि दक्षिणी राज्यों ने परिवार नियोजन पर जबरदस्त काम किया, जिससे उनकी आबादी की रफ्तार धीमी रही। वहीं उत्तरी राज्यों में आबादी तेजी से बढ़ती रही, और इसी वजह से आज ये पॉलिटिकल पावर का इम्बैलेंस खड़ा हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन का ये बयान दक्षिणी राज्यों की भावनाओं को बहुत सटीक तरीके से बताता है। उनका कहना है, हमसे कहा गया था कम बच्चे पैदा करो, तुम्हें इनाम मिलेगा, और अब हमसे कहा जा रहा है कम बच्चे पैदा करो, तुम्हें सजा मिलेगी, कम सांसदों के रूप में। ये एक तरह से बिट्रेयल की भावना को दिखाता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, अ बिल बिकम्स अ वेपन, यानी एक बिल कैसे एक हथियार बन जाता है। यहां हम महिला आरक्षण और परिसीमन के इस कनेक्शन के पीछे की स्ट्रैटेजी को समझेंगे। सरकार का क्या कहना है और जो इसकी आलोचना कर रहे हैं उनका क्या तर्क है।
देखिए, सरकार का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो ये है कि इन दोनों को एक साथ जोड़ना एक एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी है, एक ज़रूरत है। उनका तर्क है कि इससे काम एफिशिएंटली होगा और जो 1976 वाला फ्रीज है उसे ठीक करने का ये एक लॉजिकल तरीका है। लेकिन दूसरी तरफ जो आलोचक हैं उनका आरोप बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि महिला आरक्षण जैसे अच्छे बिल को एक मॉरल शील्ड यानी एक नैतिक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इसके पीछे एक बड़े और विवादास्पद पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग को अंजाम दिया जा सके। आसान शब्दों में देश के राजनीतिक नक्शे को बदलने के लिए। ये जो ढाल वाला आरोप है, इसके पीछे 3 बड़े तर्क दिए जाते हैं। पहला, ये एक नैतिक जाल है, मतलब अगर कोई भी पार्टी इस बिल का विरोध करेगी तो उस पर तुरंत महिला विरोधी होने का ठप्पा लग जाएगा। दूसरा, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अब एक ऐसे पॉलिटिकल मैथ का बंधक बन गया है जो सीधे सीधे उत्तरी राज्यों को फायदा पहुंचाता है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी तर्क, कि भाई महिला आरक्षण बिल को तो लगभग सभी पार्टियों का सपोर्ट था, उसे तो अकेले भी आसानी से पास किया जा सकता था, इसे परिसीमन से जोड़ने की जरूरत ही क्या थी। तो अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर। आखिर इसका हल क्या है? चलिए कुछ संभावित समाधानों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि हमारे लोकतंत्र के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है। 888 ये नंबर याद रखिए। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले सॉल्यूशन की तरफ इशारा करती है। और शायद ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि हमारी नई संसद की कैपेसिटी भी ठीक इतनी ही सीटों की रखी गई है। तो प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव ये है कि लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 888 कर दिया जाए और इसका मकसद है उत्तर और दक्षिण के बीच चल रहे इस टकराव को खत्म करना। तो सवाल है, ये काम कैसे करेगा? इसे एक तरह का विन विन सोल्यूशन बताया जा रहा है। स्टेप 1, उत्तरी राज्यों को उनकी बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से नई सीटें मिल जाएंगी। स्टेप 2, दक्षिणी राज्यों की सीटें कम नहीं होंगी, वो अपनी मौजूदा सीटों को बनाए रखेंगे। और स्टेप 3, जो नई सीटें जोड़ी जाएंगी उन्हीं पर महिला आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। इस तरह शायद किसी को शिकायत ना हो। हाँ, ये अकेला सॉल्यूशन नहीं है, और भी कई सुझावों पर बहस चल रही है। जैसे कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीटें सिर्फ आबादी के आधार पर क्यों, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और जीएसडीपी जैसे फैक्टर्स को भी शामिल करना चाहिए। और हाँ, एक सबसे सीधा समाधान जिसकी मांग कई लोग कर रहे हैं, वो ये कि महिला आरक्षण को इस पूरे परिसीमन के झमेले से अलग ही कर दो। तो हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि ये जो परिसीमन होने वाला है, ये एक ज़रूरी लोकतांत्रिक सुधार है जिसका वक्त आ गया है, या फिर ये एक ऐसा राजनीतिक दांव है जो भारत के फेडरल बैलेंस यानी संघीय ढांचे को हमेशा के लिए बदल सकता है। इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।